नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आज इस गारंटी वाली बजट कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे खास मेहमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आ चुके हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। गडकरी जी, पहला सवाल, गारंटी वाला बजट और 2024 के लिए इस देश की जनता के लिए क्या सबसे बड़ी गारंटी आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए। जी। ग्रोथ क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारे देश में रोजगार निर्माण होनी चाहिए और वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए। जी। और रोजगार क्रिएट करने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट। जी। ये जो बजट है, ये भारत में जो प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना या वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बनना, उस दिशा में जाने वाला बजट है। जी। और मुझे लगता है कि आर्थिक नीतियों को तुरंत राजनीति से जोड़कर उसका विचार नहीं करना चाहिए। 10 साल में लगातार जिस प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने ली है, जी, जिसके कारण देश का जो प्रोग्रेस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वो आने वाले अनेक सालों तक उसका परिणाम होगा। और जब परिणाम अच्छा होगा तो पब्लिक का सपोर्ट मिलता ही है जी। उसके लिए निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इस बजट में 11,11,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की भी बात हुई, तो और खास तौर पर अगर मैं रोड्स की बात करूं, पूरे देश भर में सड़क पर काम हुआ, ये सत्ता पक्ष के लोग तो कहते हैं, लेकिन विपक्ष भी कहता है और सबसे बड़ी बात आम जनता भी कहती है जब हम जमीन पर जाते हैं। तो क्या 2024 में आपको लगता है कि जो आपने काम किया है, जनता उस काम पर मुहर लगाएगी फिर से? देखिए, एक तो बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा जी, तो हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। और ये बड़े विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं। जी। दूसरी बात ऐसी है कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन। जी। क्योंकि वो चाहता है कि मैं परफॉर्मेंस में चुनाव जीतूं। पर जो बात हमारी पार्टी में और बाकी पार्टी में फर्क है, हम इस बात पे विश्वास रखते हैं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जी। और हमारे पार्टी में हमने ये रखा है कि देश पहले, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। इस देश को हम लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली कैसे बनाएंगे, जी, इकोनॉमिक पावर कैसे बनाएंगे, और ये बनाते समय आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को नष्ट करके हमारी जो उपलब्धि है कि 25 करोड़ लोगों को हमने दरिद्र रेखा से ऊपर लेकर आए। जी। ये जो अंत्योदय का हमारा विचार है, उसके अनुरूप ये कार्य है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए है। केवल चुनाव के बाद तो एक तो बात देखो, हम तो राजनीति में कोई साधु संत तो नहीं है जी। तो काम करेंगे तो वोट मिलेंगे ही, पर काम अच्छा करते रहना चाहिए। वोट नेचुरली मिलते रहते, इस बात पर हमारा विश्वास है। और हमने जिस प्रकार से 10 साल में जो काम हमारी सरकार ने किया है, जी। एयरपोर्ट की संख्या कितनी बढ़ी है, रेलवे में कितना सुधार हुआ है, शिपिंग में कितना सुधार हुआ है, लॉजिस्टिक कॉस्ट अब कम हो रही है, एक्सप्रेस हाईवेज बने, रोड अच्छे बने, लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। पावर का कहीं शॉर्टेज नहीं है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जी। ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के मूलभूत बातें हैं। और जहां ये 4 बातें डेवलप होती है, वहां इंडस्ट्री आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती है और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है। जहां परचेसिंग पावर बढ़ती है, वहां बिजनेस इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है और उससे ही रोजगार मिलता है। रोजगार से पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि हम करेक्ट लाइन पर, करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर हिंदुस्तान को वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 की इकोनॉमी बने, जो हमारी मन की इच्छा है। अभी पहला टारगेट तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इसके लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा, जी। टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। और हम लोग, जैसे एनर्जी की बात है, हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा इस बार बायोफ्यूल पर बात आई, हाइड्रोजन पर बात आई, इलेक्ट्रिक कार पर बात आई। हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने।
और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये तो अटल जी तक बात कही गई, पर उन्होंने कहा जय अनुसंधान। जी। तो रिसर्च, इनोवेशन एंड रिसर्च, मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूँ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। यही बात अनुसंधान के पीछे है। और आने वाले समय में 1.5 लाख स्टार्टअप काम कर रहे हैं। अब उनके लिए अब बड़े प्रमाण पर हमने 1 लाख करोड़ का निधि रखा है। जी। तो आने वाले समय में वर्ल्ड में सबसे अच्छा रिसर्च कहां हुआ है? तो इंडिया में। सबसे टैलेंटेड इंजीनियरिंग यंग मैन पावर कहां है? तो इंडिया में। तो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया पर इसका असर होगा। और उसी दृष्टि से दूरगामी दृष्टिकोण के आधार पर एक विजन रखकर यह काम करने का प्रयास हो रहा है। यही बजट की लाइन वही है। जी। गडकरी जी, एक और अहम सवाल ये कि आप नवाचार पर जोर देते हैं, नए नए प्रयोग आपने किए अपने विभाग में भी, उसका असर भी देखने को मिला। अमूमन जब राजनेताओं से हमारी बात होती थी तो कहते थे हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी करने नहीं देती है। तो इस ब्यूरोक्रेसी पर कैसे काबू पाया या कैसे काम करवाया? मैं मजाक में एक बात लोगों को कहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम हर जगह पर है, आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है, सबके जीवन में है। जी। अगर वो प्रॉब्लम्स है तो उसकी निगेटिविटी को खत्म करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, दैट इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप। और जब मुझे जिम्मेदारी मिली है तो हाउ टू गेट इट डन, ये मेरी जिम्मेदारी है और वो काम मैंने करके दिखाना, यही मेरे परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ है। एक बहुत अच्छी बात वित्त मंत्री ने कही, जीडीपी। जी। जीडीपी का मतलब गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि ये तीनों बातों का संबंध नेतृत्व के साथ है। नेतृत्व का संबंध विजन और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और टीम वर्क के साथ है, पॉजिटिविटी के साथ है। और निश्चित रूप से अगर आपका इरादा साफ है, जैसे हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ, वी आर करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटेटिव। तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं बोलता जब मेरे इंटेंशन साफ है तो मुझे, मैं कह सकता हूँ गलत है ये सही है, और इसलिए मुझे तो सबका सहयोग मिलता है। नितिन जी, इस हमारे देश में अब तक सड़क हमेशा मुद्दा रहता था, सड़कों की हमेशा बात होती थी, लेकिन अब आप बात करते हैं रोपवे की, केबल कार की, वाटर टैक्सी की बात भी आप कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव तक कैसे पहुंचे, ये यात्रा कैसे पूरी की? देखो, अभी रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे के लिए इस बजट में हमको 300 करोड़ मिले हैं जी। और मैं 200 प्रोजेक्ट मैंने लिए हैं जी। और आने वाले 3 महीने में 10 प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। पर यहां हम रुकने वाले नहीं हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे के आगे में मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी ज़ेकोस्लोवाकिया प्राग गया था जी। तो स्कोडा के फैक्ट्री में गया था जी। 3 बसें जोड़कर इलेक्ट्रिक केबल पर वो चलती है और मैंने ये सोच रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं कि दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक केबल लगेगी। ये 3 बसेस में लोग बैठेंगे, कम से कम 150 लोग बैठ सकते हैं। सामने बिजनेस क्लास होगा, एयर होस्टेस होगी, जैसे एयर होस्टेस वैसी चाय पानी नाश्ता मिलेगा जी। और दिल्ली से जयपुर का सफर 2 घंटे में होगा और टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अभी हम बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह पर हम रोपवे बना रहे हैं। अब ये जो टूरिज्म की बात बजट में हुई जी, तो टूरिज्म के कारण पहाड़ी क्षेत्र में ये जो हमारी फेनिकुलर रेलवे है जो पहाड़ को लग के ऊपर जाती है, तो अभी हमने एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ली, वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी हमने लाई है और पहले फेज में ही 200 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर मैं जब मंत्री था शिपिंग का तो वाराणसी टू हल्दिया हमने वाटरवेज बनाया जी। ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग किया, बांग्लादेश में मुंगली पोर्ट तक करा दिया, रो पैक्स चालू कराए। रो पैक्स है इस दिशा से उस दिशा में जाने के लिए आपकी ट्रक, बस, कार, जहाज में रहेगी, ऊपर आप बैठोगे, इधर से उधर फिर गाड़ी निकलेगी, फिर आप निकलोगे। अभी काफी बड़े प्रमाण पर 107 जी रिवर को हमने वाटरवेज में कन्वर्ट किया था। हमने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया था। मैं खुद मुंबई के समुद्र में उतरा हूं जी, और वो हवाई जहाज पानी पे उतरा, एमपीबीएस सी प्लेन। अब वो उसके कानून बन गए, वो आने की संभावना है। तो ट्रांसपोर्ट में पहली बात
फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्करेज करना। अभी मैं गाड़ी में बैठ के आया, जी ये गाड़ी इनोवा है, जी ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 एमिशन नॉर्म पे चलती है। 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पे चलती है और 60% बिजली तैयार करती है। अगर एवरेज का हिसाब करोगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अब पानी से हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक वेस्ट और कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, उसके ऊपर ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, हवाई जहाज चलेगी, रेलवे चलेगी, हमारी केमिकल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री चलेगी। और हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। यही सोच से हम लोग काम कर रहे हैं। गडकरी जी, जो आपने हाईवेज बनाए, उस पर लोग चलते हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि टोल टैक्स, कई बार जो टोल टैक्स के बाहर कतारें वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, और कहते हैं कि रोड तो अच्छा बनाया गडकरी जी ने, लेकिन बार बार जेब भी ढीली करनी पड़ती है। अभी हम नई सिस्टम ला रहे हैं कि आपको टोल लाके नहीं रहेंगे, आपके गाड़ी के नंबर प्लेट का फोटो निकल जाएगा जी, आप जहां से आए और जहां से निकले उतने ही डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। अब देखो, रुकना- पहली रुक- बात मैं आपको एक रुकना बात- नहीं पड़ेगा टोल मैं पे। एक मजाक में बहुत बार लोगों को बोलता हूं, जी आज तुम्हारा कार्यक्रम या 5 स्टार होटल में जी तो फुकट में तो नहीं मिली जगह, जी जी यहाँ पैसा देना पड़ेगा। हाँ, फुकट में ऑप्शन था, रामलीला मैदान पे आप और मैं 2 चेयर लगा के लाइट लगा के बैठ सकते थे। जी देखिए, एक बात बताता हूं, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया जी तो पहली बार, मैं टोल का जन्मदाता हूं तो कुछ लोग मेरे पर नाराज भी होते हैं, जी तब मैंने मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, जी अब 2 घंटे में आते हैं। तो 2 घंटे में पेट्रोल डीजल बचता है, टाइम बचता है, सब ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलती है। तो उतना बचता है उतना आपको टोल देना पड़ता है। अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम बजट से इतने काम करें। अब मैं 5-5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहा हूं, टनल बना रहा हूं, ये सरकार की बजट की मर्यादा है जी और इसलिए टोल है, इसलिए मैं काम कर सकता हूं। और जो पैसा बचता है सरकार का, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बीओटी संभव नहीं, वहां पैसा जाएगा, गरीबों के लिए पैसा खर्चा होगा। तो मुंबई के फ्लाईओवर बनाए, वो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बने। अब दिल्ली के आजू बाजू में 65,000 करोड़ के रोड बना रहा हूं। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, जी दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब मुझे बताइए कि इसके कारण तुम्हारा फ्यूल नहीं बचेगा। अब बेंगलोर से मैसूर आपको वहां 3.5 घंटे, 3 घंटे, अभी लोग 1 घंटे में जा रहे हैं। दिल्ली से मेरठ, बहुत लोग मुझे मिलते हैं आपके यहाँ के, जी 3.5 घंटा लगता था, अब 45 मिनट में आते हैं। आज मेरठ वाले लोग मुझे कह रहे थे कि हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस आते हैं। तो 45 मिनट में फ्यूल बचता है ना। जी तो आज तो हम तो इलेक्ट्रिक की कार ला रहे हैं, इथेनॉल की ला रहे हैं, मिथेनॉल आ रहा है, बायो सीएनजी आ रहा है, बायो एलएनजी आ रहा है। हम तो परली से अब पानीपत में हवाई ईंधन बना रहे हैं, जो हवाई जहाज उड़ेंगे उसके। पराली से? हाँ, तो ऑलरेडी बन ये गया। कब तक साकार होगा आपकी ये हो योजना? गया साकार। अभी पानीपत में पर 1 लाख टन परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, जी 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएफ तैयार होती है। अब डावोस में इस बार चर्चा थी कि 5% बायो फ्यूल को ऐड करना पड़ेगा पेट्रोलियम फ्यूल में। अब देश में बड़े प्रमाण पर हमारे किसान अब हवाई ईंधन तैयार करने में, मैं हर समय कहता हूं कि किसान पहले अन्नदाता था, जी फिर ऊर्जादाता बना, अब बिटुमिन दाता बना, अब किसान हवाई ईंधन दाता बनेगा। और गांव में जो मक्का, चावल, गेहूं, गन्ना लगाकर जितना पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा किसानों को मिलेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे और जैसे स्मार्ट सिटीज है वैसे स्मार्ट विलेजेस बनेंगे और लोग फिर से एक बार गांव की तरफ जाएंगे। स्मार्ट विलेज। बिल्कुल। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा बताओ कि मैं 10 साल में जो बात मैंने बोली जो जी। नहीं हुई, ऐसी एक भी बात बताओ। नहीं, इस बात मैं जो पक्का आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि गांव समृद्ध संपन्न होंगे, किसान ऊर्जादाता हाइड्रोजन तैयार करेगा, किसान बायो एविएशन फ्यूल तैयार करेगा। और मैं खुद करता हूं, आप कभी आइए नागपुर में, मैं सब प्रयोग करता हूं। मैं 2004 से इस मिशन पे लगा हूं कि इस देश का 16 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता जी। है, कितना 40% दिल्ली का पोल्यूशन हमारे कारण होता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। फिर पराली जलने से होता है, फिर कंस्ट्रक्शन में जाकर वो सीमेंट और ये सब बाहर आता, उसके कारण होता है। क्या दिल्ली के प्रदूषण से जनता त्रस्त नहीं है?
और प्रदूषण को कम करना ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और स्वदेशी के आधार पर ईंधन तैयार करके यहाँ किसानों को और युवाओं को रोजगार निर्माण करना, ये हमारी पॉलिसी है और इसी के आधार पर सरकार काम करेगी। गडकरी जी, आप ये बताइए, आप किसान हैं, नेता हैं, अर्थशास्त्री हैं। मैं तो 3 चीनी मिलें चलाता हूँ जी और मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ जी। वहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ जी। और मुझे अभी 7 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट, और उसमें से 4 डॉक्टरेट जो डिलीट मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की मुझे डॉक्टरेट मिली है। तो मैं गांव में काम करता हूं और मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जी। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर और किसान, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के आखिरी पायदान पर जो गरीब खड़ा है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और जिसके पास बेचारा जी नहीं सकता, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। जी। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन अपना कार्य पूरा होगा। मैं तो अपने जीवन में अपना घर परिवार देखने के बाद मैं उन गरीबों के लिए काम करता हूं और वही मेरी राजनीति है। राजनीति का अर्थ राजकारण है, सत्ताकरण नहीं। महात्मा गांधी भी राजकारणी थे, पर वो राष्ट्रकारण करते थे, देश के लिए काम कर रहे थे, स्वाधीनता मिलाने के लिए। इसलिए सत्ताकरण यानी राजकारण नहीं, राजकारण है समाज कारण, राष्ट्रकरण और विकास कारण है। राजनीति ये लोकनीति और बृहत्तर राजनीति है और हमको गरीब के लिए काम करना है, जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर। गरीब गरीब है, गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। इस देश की गरीबी दूर करनी है और गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, यही भाव है, यही पॉलिसी और यही हमारा उद्देश्य है। नितिन जी, एक सवाल अभी जो आपने बात की, मैंने कई नेताओं से बात होती है, कई नेता जब हम बात करते हैं, जो आपने बात, आप तो अध्यक्ष रहे, मतलब संगठन में आप रहे लंबा अरसा, लेकिन आपने कहा जात, पंथ, इन सबसे ऊपर उठने की बात कही। बात सब कहते हैं, दीवारों अखबारों में हम पढ़ते हैं कि नेताजी ने ये कहा, ये कहा, लेकिन जाति तो एक ऐसी सच्चाई है इस देश में। विपक्ष कहता है जातीय जनगणना होनी चाहिए, और टिकट आवंटन की बात हो, मंत्रिमंडल की बात हो, इतना ठाकुर, इतना ब्राह्मण, इतना ओबीसी, ये तो हकीकत है इस देश की। देखिए, राजनीति में अपने अपने हिसाब से लोग जातीयवाद की बात करते हैं जी, पर मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में ऐसे नेता हुए, वो जात के कारण नहीं बढ़ा हुए जी, उनके कार्य और कर्तृत्व के कारण बढ़े हुए। तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी जो है वो इससे दूर है और धीरे धीरे जातीयवाद से, सांप्रदायिकता से मुक्त करके समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली समाज, जी, जिसमें सामाजिक समता और आर्थिक समता है, वो निर्माण करने की कोशिश करना, ये हमारा उद्देश्य है। पर एक बात आपकी सच है कि कितना भी कहने के बाद भी समाज में जात है। जी, मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीता हूँ, अभी इस बार और ज्यादा वोट से जीतूंगा, 1.5-2 लाख से। पर मैंने तय किया कि मैं जातिवाद नहीं करूंगा। मैं बोल दिया लोगों को, मैंने, सब लोग मेरा परिवार है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो चलूंगा। लोग मुझे साथ देते हैं। धीरे धीरे हम सब ने मिलकर जातिवाद के खिलाफ जंग छेड़नी चाहिए और इस समाज को जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त देकर आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होगा, उसके गुणों से, उसके कार्यों से, उसके कर्तृत्व से बड़ा होगा। इस आधार पर हमने हमारा विचार ले जाना चाहिए। अभी कुछ प्रमाण में जातिवाद है, पर हम सब लोग ऐसा विचार करेंगे तो एक दिन जातीयता नष्ट होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। गडकरी जी, देखिए, जाति की बात हो रही है, आरक्षण, महाराष्ट्र में भी आंदोलन हो रहा है आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण देना ये सामाजिक समता के दृष्टिकोण में उचित ही है। पर अभी कभी कभी ये मुद्दा आता है कि भाई हमारे संविधान में आरक्षण कितना होगा ये भी लिखा हुआ है जी, और 100% आरक्षण है ना, किसी को आरक्षण नहीं। तो ये मुद्दा जो है राजनीतिक विवाद का है। जो समाज में शोषित, पीड़ित, दलित है, उनको तो मिलना चाहिए, पर धीरे धीरे हमारी प्रगति और विकास करने के लिए हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, उद्योग व्यापार को बढ़ाना होगा और यहाँ रोजगार नए निर्माण करने होंगे। जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज निर्माण करने होंगे। हमारे बच्चे हिंदुस्तान, वर्ल्ड में जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके नाम कमा रहे हैं। हमारे डॉक्टर, अमेरिका में 10 में से 6 डॉक्टर भारतीय है,
यूके में हमारे डॉक्टर 10 में से 5-6 हमारे भारतीय है। हमारे पास दुनिया में जाकर हम अपने ज्ञान के आधार पर जी यश मिला सकते हैं। हमें समाज को ऐसी दिशा देनी चाहिए जिससे हमारे देश का कल्याण होगा। नितिन जी, जब आप अपने छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़े तो तभी आपने तय कर लिया था कि आपको राजनीति में जाना है, या ये यहां तक की जो यात्रा है इसके बारे में चाहूंगा जरूर। यहां बड़े सारे यंगस्टर्स भी बैठे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप गए, तो क्या ये सोचा था कि हाँ आगे जाना है, इसी दिशा में आगे बढ़ना है? मैं 75 में, या सपना कुछ और था? नहीं, मैं 75 में HSC में था जी तो इमरजेंसी लग गई। जी तब मैं संघ का स्वयंसेवक था तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ लग गया जयप्रकाश जी जी के आंदोलन में। जी तो मेरे को 11वीं में परसेंटेज 52% ही मिले। जी ये तो जनरली फर्स्ट क्लास मिलता था। जी तो मैं साइंस में 49.26% मिले, तो आई वॉज डिस्क्वालीफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन। आप लोग मुझे बोलते कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, जी पर मुझे इंजीनियरिंग की कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। अब 7 डॉक्टरेट्स मिले, डिग्रीज मिली मेरे को। अब वो रोड, टनल, ब्रिजेस, तो पब्लिक में कंसेप्शन ये है, परसेप्शन है जी कि मैं इंजीनियर हूं और मुझे इंजीनियरिंग का कुछ समझता नहीं। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट और मैंने MBA किया है। जी और मैं जब राजनीति में आया तो स्टूडेंट लीडर था, तो कभी कल्पना भी नहीं थी कि मैं राजनीति में आ पाऊंगा या आऊंगा। मैं वकील बनने वाला था, फिर इमरजेंसी में आया, फिर जनता पार्टी में काम किया, फिर मुझे हमारे संघ के लोगों ने कहा कि तुम जनता पार्टी में काम करो। जी तो काम करते करते फिर भारतीय जनता पार्टी में आया, युवा मोर्चा में आया। दिल्ली में कभी आया ही नहीं था मैं। जी पहली बार हाफ शर्ट और स्वेटर में आया था। मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कभी कोट ही नहीं सिलाया था। तो रविशंकर प्रसाद ने, उस समय एक सिक्योरिटी गार्ड था, जी। मेरा वजन उस समय बहुत बड़ा था, जी। तो उसका कोट निकाल के मुझे दिया और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी बीजेपी प्रेसिडेंट की, तो वो कोट मैंने उसका पहना था जब आप अध्यक्ष थे। हाँ, तो मैं कभी दिल्ली को फैमिलियर भी नहीं हूं। मैंने कभी अपना बायोडाटा दिया नहीं किसी को, जी। मैं कुछ मांगने के लिए किसी के पास गया हूं। मैं ऐसे ही आते गया, काम करते रहा। पर एक बात पक्की है, जो मेरे जीवन का मिशन है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसान और देश के लिए मुझे काम करना है, अपना घर परिवार संभाल के जी। और मैं इसी आधार पर काम करता हूं। नितिन जी, एक और सवाल। विपक्ष कहता है कि ईडी सीबीआई, हालांकि बहुत पुराना सवाल है, कोई नया सवाल नहीं है, कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर करके सरकारें गिराई जा रही हैं, नए गठबंधन जोड़े जा रहे हैं, बिहार, अब झारखंड की बारी है। इन तमाम बातों, इन तमाम सवालों पर क्या टेक है आपका, क्या कहना है? नहीं, विपक्ष भले कहते होंगे पर उनके बोलने में कोई तथ्यांश नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई जब होती है तो उसके साथ एविडेंस होता है। कहीं ना कहीं किसी ने गलतियां की, इसलिए उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो हम सरकार ऐसा विंडेक्टिव नहीं है और किसी के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे। जी, अब एक और सवाल। आपका सपना, आपने जिक्र भी किया, मैं कहीं देख भी रहा था, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रास्ता, तो ये सपना कब साकार होगा गडकरी जी? लगभग पूरा होते हुए आया है, पूरा होने वाला है। देखो, आप मनाली से निकलो जी, तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे जी। अब 8 मिनट में जाते हो अटल टनल से। बिल्कुल जी। फिर अटल टनल से बाहर आने के बाद हम 4 टनल बना रहे हैं। उसके बाद आओगे लद्दाख लेह, लद्दाख लेह के बाद आशिया की सबसे बड़ी टनल जी, जोजिला हम बना रहे, जिसका 65-70% काम हो गया। जोजिला से आप जाओगे झेड़मोर, वो भी लगभग पूरी हो गई। झेड़मोर से आएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, इस पर हम 16 टनल बना रहे, उसमें से 17 बन गई और वो रास्ता पूरा बन जाएगा। श्रीनगर का रिंग रोड भी बन रहा है। वहां से कटरा आने के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ेंगे, तो आप डायरेक्ट अमृतसर से 4 घंटे में दिल्ली आओगे और 6 घंटे से कटरा में आओगे, 8 घंटे में श्रीनगर से आओगे। और दिल्ली आने के बाद दिल्ली मुंबई हाईवे को मिलेंगे तो सूरत पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी दिल्ली मुंबई सूरत तक लगभग बन गया है। फिर सूरत से लेफ्ट हैंड पलटकर आप नासिक जाओगे, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से हम कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरा साउथ में जाएंगे। तो अब मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं जी। इस साल, शायद, पक्का प्रॉमिस नहीं करता जी, दिसंबर एंड होने के पहले आप मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक 4 लेन एक्सिस कंट्रोल रोड से आप निश्चित रूप से जा सकते। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। अब इसी से जुड़ा एक राजनीतिक सवाल। ये रोड तो आपने पहुंचा दिया मनाली से
कन्याकुमारी तक, यानी दक्षिण तक आप पहुंच गए। ये बीजेपी दक्षिण में क्या 24 में पहुंच पाएगी? निश्चित पहुंचेगी। कर्नाटक के अलावा अभी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में बहुत काम कर रहे कार्यकर्ता हमारे, मेहनत कर रहे हैं। पर हमारे आने के पहले वहां पोलराइजेशन हुआ है, तो थोड़ी कठिनाई है। पर हम लोग, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में भी बीजेपी स्ट्रांग होगी। तो अपने बूते गठबंधन के साथ देखो, साउथ में तो स्थिति है कि कुछ समय गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने ताकतवर नहीं है। कर्नाटक में ताकतवान है, पर बाकी जगह पर हमको निश्चित रूप से आगे अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। जी, एक और सवाल नितिन जी, अगर अभी इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, हालांकि इंडिया गठबंधन की हालत तो बिहार का जो अभी ताजा तरीन उदाहरण सामने आया उसके बाद थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन आप कितनी बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन को मानते हैं इस 2024 की लड़ाई में? मुझे लगता है 10 साल में जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने किया है, तो इस समय जितनी सीटें हमको मिली थी जी, इससे ज्यादा सीटें मिलेगी और हमको बहुत अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और हम फिर से चुनकर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। जी, आपने कहा फिर से चुन के आएंगे, फिर से चुनकर आते हैं तो अगला जो इतने आपने कीर्तिमान गढ़े हैं, आगे का भी कोई रोड मैप, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है अभी अधूरा रह गया, उसको पूरा करना है? देखिए, चुनकर आने के बाद फिर वो नए प्रधानमंत्री जो होंगे वो किसको क्या देंगे, उसके आधार पर फिर वो व्यक्ति जो आएंगे वो काम करेंगे। जी, लेकिन नितिन जी, ऐसा लगता है आपको कि, मुझे लगता है कि जो विभाग आपके पास है, आप सबसे लंबे वक्त तक उसमें मंत्री रहे हैं। इससे पहले शायद इतना लंबा टर्म किसी मंत्री का इस डिपार्टमेंट में नहीं रहा होगा, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपको लग रहा है कि नहीं अभी वो पूरा नहीं हो पाया? मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूं जी, मेरा लाइफ वनडे क्रिकेट जैसा होता है। जो डे सामने एजेंडा होता है वो ठोकते चलते रहता हूं, आगे आगे देखो होता है क्या, जो अभी अपने हाथ में वो करो, आगे जाओ, देखेंगे आगे क्या होता है। जी, मैं बात कर रहा था वाटर टैक्सी की, मैंने बात की, मैं कहीं सुन रहा था आपने कहा कि वाटर टैक्सी भी मुंबई में जल्द आएगी। मैं जब शिपिंग मंत्री था जी, और संजय भाटिया आईएएस ऑफिसर जो थे महाराष्ट्र कैडर के, वो बीपीटी के चेयरमैन थे, तब हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कि किसी भी दिशा से आप लोग मुंबई के नए एयरपोर्ट जो नया मुंबई में बन रहा है, 17 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट से जा सकोगे। मैंने एक बीपीटी से एक बोट, एक रो पैक शुरू किया है। आप कभी गए वहां? जी, नहीं। उसमें बस, ट्रक, कार अंदर जाती है जी, और जहां वो जाने के लिए हमको कम से कम 3 घंटे लगते हैं, वहां 22 मिनट में आप वहां अलीबाग में पहुंच जाते हैं और फिर लोग अपनी गाड़ियां निकाल के मुंबई गोवा चले जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे की बचत होती है। जी, इसके अलावा अगर केदारनाथ की हम बात करें, जो रोपवे का प्रोजेक्ट है, उस पर पूरे देश भर की नजर है, तो कब तक उसके पूरा होने के आसार? बहुत कठिन प्रोजेक्ट है वो। जी, फॉरेस्ट भी है, परिस्थितियां भी कठिन है, अभी वर्क ऑर्डर दिया है। जी, जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे, पर उसमें निश्चित नहीं बता पाऊंगा। जी, नितिन जी, जो सड़कों की अगर हम बात करें, एक बड़ी समस्या थी, जैसे अगर हम किरतपुर मनाली 4 लेन की भी बात करें, काम करने वाले ठेकेदार भाग जाते थे, और बड़ी तरह की समस्याएं, और ये समस्याएं हर तीसरे प्रदेश में हम ऐसे कई खबरें कवर करते थे। नहीं, ये तो इससे कैसे पार पाया? मैं जब मंत्री बना जी, तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, बंद पड़े थे। हमारे विभाग ने काम करके हमने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। आप जो तीरथपुर की बात करें, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए जी। अब मैं जल्दी उद्घाटन के लिए, अनुराग ठाकुर से बात हुई है जी, जल्दी उद्घाटन के लिए जाऊंगा। प्रोजेक्ट लगभग टनल वगैरह पूरी होती हुई आई है, पर प्रॉब्लम आए वहां जी। लेकिन ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इसकी जड़ में आखिरकार क्या वजह थी कि वो आप जब विभाग में आप मुझे इसलिए, आपके चैनल में काम करता है, दूसरे चैनल में जाता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे में जाता है। वैसे ये ने काम किया तो दूसरे को देना, दूसरे ने को तीसरे को देना, ये तकाजा होता ही है जी। और टेंडर में जो लोएस्ट आता है उसको काम देना पड़ता है। हम ट्रांसपेरेंट है। अभी तक मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं, एक भी एलिगेशन नहीं आया। बिल्कुल, तो वो जो लोएस्ट आता है उसको देना पड़ता है, फिर वो फंस जाता है। कभी फॉरेस्ट वाले काम बंद करते, कभी रेलवे के क्लियरेंस नहीं मिलते, कभी यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं होती, कभी कोर्ट में केस जाती है, कोर्ट काम बंद कर देता है। तो मैंने जो आपको पहले कहा कि प्रॉब्लम सब जगह पर है जी,
पर ये लीडरशिप की टेस्ट है, परीक्षा है कि उन समस्याओं पर मात करके आगे वो कैसे जाते हैं, और यही हमारी टेस्ट है, वो उसमें हम परीक्षा में पास होना चाहिए। आपका जो काम करने का तरीका, अपने विभाग की बात करूं कि कॉस्ट पर भी कंट्रोल और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन दिख रहा है, तो ये इस मुश्किल में ये सामंजस्य कैसे स्थापित हुआ? देखो, एक तो पहली बात है कि रोज टेक्नोलॉजी बदलती है। अभी मैं आसाम में गया था, माजुली आइलैंड, ब्रह्मपुत्रा में, सोनवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। तो मुझे बहुत आग्रह किया, वो मुख्यमंत्री थे उस समय, कि ये ब्रिज डिक्लेयर करो। मैंने बोला ये ब्रह्मपुत्र है, समुद्र है, ऐसे कैसे जी ब्रिज होगा? बोले अब मेरे कौन 1.5 लाख लोग वहां रहते हैं, मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। तो फिर मुझे प्रश्न में आया कि अब कैसे करना। तो मैं हाँ ना करते हुए आखिर में बोला ना, आप नहीं करोगे तो मैं हारूंगा, ये लोग वोट नहीं देंगे। तो मैं डिक्लेयर कर दिया। यहां आने के बाद पता चला कि 6,000 करोड़ का ब्रिज है। फिर मैं अब कैसे करना जी। फिर मैंने एक नई टेक्नोलॉजी लाई मलेशिया और सिंगापुर से, एनफोर्समेंट कंक्रीट की, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर हमारे यहाँ मैक्सिमम 50 मीटर होता है मेट्रो में और फ्लाईओवर में। अब हमने कहा कि वो 120 मीटर होगा, और वो जो ऊपर का जो उसका बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करने की टेक्नोलॉजी लाई। अब अनेक जगह पर हो गया, और वो ब्रिज का टेंडर निकला तो 680 करोड़ में आया, यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने लिया। अब 40% काम हो गया। अब मैं पूना में, चेन्नई में एक नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, ऐसे बना रहा हूं। ये अभी करने वाले हैं इसको पूरा? अभी नागपुर में ऑलरेडी बनाया मैंने। नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है, और उसके ऊपर में मेट्रो। आप आइए देखने के लिए, उसको अवार्ड मिला आशिया का। जी। तो नितिन जी, 24 की बात की आपने, कहा कि ठीक है, जो कई प्रोजेक्ट थे जो अभी पूरा होने वाले हैं, लेकिन ये जो पूरी यात्रा रही, अभी तक की जो यात्रा रही, इसमें ऐसा कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन वो पूरा किया? ये जरूर आपसे कोई ये किस्सा जरूर सुनना चाहेंगे। सर, ऐसा है कि मुश्किलें, इट इज ए पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द लाइफ। जी। चाहे तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, या तुम कोई प्रोफेशन में काम करते हो, प्रश्न आते ही है। जी। मैं हंसते हुए खेलते हुए जीता हूँ, रात को रोज अच्छा अच्छा फूड खाता हूँ, आनंद से रहता हूँ, और जितनी मेरी ताकत होगी उतना काम के पीछे लगकर काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। कभी मुझे सफलता भी मिलती, कभी असफलता भी मिलती है। सफलता मिलती है तो मैं खुश नहीं होता, अब खूब मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। असफलता मिलती तो मैं निराश नहीं होता। मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, मैं चलते रहता हूँ। मैं ये जो पहले से कहा कि फिलॉसफी ऑफ माय लाइफ जो संघ से, विद्यार्थी परिषद से मिली है, कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। करते रहो, जितना कर सकते हो उतना आपने करते रहना चाहिए। कभी सफलता मिलेगी, कभी फेल्यूर भी होगा, पर चलते रहना थे। चरेवती चरेवती चरेवती। आखिर में सवाल नितिन जी, महाराष्ट्र में पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन हुआ, क्योंकि अब इक्वेशंस बदल गई हैं महाराष्ट्र में पूरी तरह से? मुझे लगता है अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है तो पहले तुलना में अच्छा ही प्रदर्शन होगा, बेहतर प्रदर्शन होगा। नितिन जी, आखिर में बड़े सारे यंगस्टर्स बड़ी दिन भर से हमारा दिन भर कॉन्क्लेव चला, आपका इंतजार कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए खास तौर पर, क्योंकि आपका जो विजन है उससे जाहिर सी बात है जरूर कुछ सीखने को मिलेगा? मैं ये कहूँगा कि जीवन में अगर सक्सेस होना है तो भविष्य का अगर हमको सक्सेस होना है तो वर्तमान काल में भूतकाल की जो हमारा इतिहास है उससे प्रेरणा लेकर वर्तमान काल में हम क्या करने से भविष्य में आगे जा सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, इनोवेशंस में, सभी जगह पर ये सोच। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं शुगर फैक्ट्री में, अभी मेरी एक जिद है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही देश की समस्या है। तो मैं बहुत पीछे पड़ा, बहुत रिसर्च हुए, अब कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बना है जी। अब सक्सेसफुल है, उसको कमर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप तो बार बार कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल से निर्भरता खत्म करनी है। ये पेट्रोल कब तक और खत्म होगी? ये पेट्रोल और डीजल को देश से समाप्त करना, ये मेरा मिशन है। इस देश को एयर प्रदूषण से मुक्त करना, ये मेरा मिशन है। इस देश में 16 लाख करोड़ की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होती है। देखो, मैं जब इथेनॉल की बात करता था
तब आपको मालूम होगा मैं अध्यक्षता तब से कर रहा हूँ। जी इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोएलएनजी, मैं हाइड्रोजन की बात करता था। जी मेरे पत्नी ने मुझे एक दिन कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी। ये मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसे बैठा। मैं हाइड्रोजन की गाड़ी लाई, अब मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, जी मर्सिडीज जैसी बढ़िया गाड़ी है, जी और टोयोटो की उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। जी और वो आज लोगों को विश्वास होता है, देखो बैठो, सब मुख्यमंत्री को, मंत्री को मेरे घर में बिठाता हूँ और बोलता हूँ आपके राज्य में हाइड्रोजन तैयार करो। पानी से हाइड्रोजन, वेस्ट से हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक वेस्ट, कचरे से हाइड्रोजन, सब कुछ। मैं अभी दिल्ली के UR2 में 25 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। हमने अहमदाबाद डोलेरो रोड में 25 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब टायर से रबर की पाउडर निकाल के बिटुमेन में डाल रहे हैं, प्लास्टिक को डाल रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। तो मैं इनको कहूंगा वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, दोनों भविष्य है, इसमें काम करिए। जी नितिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो नितिन गडकरी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से गारंटी वाला बजट है और खास तौर से अपने विभाग की जो गारंटी थी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उनका कहना है कि सरकार फिर आएगी और फिर करके दिखाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।